हेलो फ्रेंड्स, FSC.org में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में रेफरेंस लेटर क्या होता है और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ जो भी आते रहें उससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा था कि रेफरेंस लेटर में 3 रेफरेंस लेटर पोलाक कृष्णा फाउंडेशन ग्रांट अवार्ड के लिए चाहिए होते हैं, जो कि आपके शिक्षक, आपकी कोई गैलरी जिनके साथ आप काम कर रहे हों, या आपके आर्टिस्ट मित्र, या कोई ऐसा प्रोफेसर जो आपके काम के बारे में लिख के दे सके, या क्यूरेटर। तो मोस्टली उसमें आपके काम के विषय में जो भी जानकारियाँ हैं, आपके विषय में जो भी जानकारियाँ हैं वो उस रेफरेंस लेटर में लिखा जाता है। और दूसरी बात ये, हम उनसे अभी लिखवा के नहीं भेजेंगे। उसमें सिर्फ उनका नाम, उनका पता, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और वो क्या करते हैं उसकी जानकारी के कॉलम के अनुसार वो भरना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि उस आधार पर जब आपका काम एक जूरी के पैनल के बाद निकलता है तो ही उसको लोग देखते हैं कि उन्होंने किस लोगों का रेफरेंस दिया है। तो जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करें तो जिनका भी आप रेफरेंस में नाम दें, आप उनसे ज़रूर ये कह दें कि हमने सर ये काम दिया है या हमने ये काम उसके लिए अप्लाई किया है और इस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे थे, क्योंकि काम के कॉन्सेप्ट के विषय में भी उस रेफरेंस लेटर में जानकारी देना आवश्यक है। तो आपके विषय में जो आर्टिस्ट या सीनियर या टीचर जानते हैं उनको आपके विषय में तो जानते ही हैं, लेकिन आपके काम के विषय में, नए काम क्या कर रहे हैं उस विषय में भी आप उनको विस्तृत जानकारी दें, ताकि जब वो लोग मेल करें उन्हें तो उस बारे में वो लिख के भेज सकें। वो तकरीबन A4 साइज़ का 1 पेज का होता है, उसमें 8-10 लाइन में भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि उस काम के विषय में उनको जानकारी हो और उस काम के विषय में वो लिख सकें। और दूसरा, उनमें नाम मेंशन भी ज़रूर करना होता है। जैसे पोलाक कृष्णा फाउंडेशन के रेफरेंस लेटर में वो लोग उस तरीके से उनका नाम मेंशन करें कि इस ग्रांट के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, अगर इन्हें ये ग्रांट मिलता है तो इनको आर्टिस्टिक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन विषय से मेरे ख्याल से आप लोग संतुष्ट हैं। और रही दूसरी बात कि उसमें 3 लोग चाहिए होते हैं, तो आप एक ना एक कोशिश कीजिए एक टीचर का देने का, क्योंकि टीचर एक या प्रोफेसर जो ऐसे होते हैं जिनके सानिध्य में आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, वो आपके जीवन का आधा पीरियड वो देखते ही हैं, आपके ग्रोथ से लेके आपके फील्ड तक आने तक। तो मोस्टली यही कोशिश कीजिएगा कि वो एक टीचर का या प्रोफेसर का हो जो आपके काम के विषय में आपके फर्स्ट ईयर से लेके आपके मास्टर्स तक सारी चीज़ें जो आपके इसके लिए जाने और वो आपके काम के लिए बहुत अच्छे से लिख के दे सके। दूसरी बात ये कि आप जिस प्रकार के काम के विषय में या काम कर रहे हैं उस तरह के काम को उनके साथ उस कॉलेज टाइम में किए हुए काम के साथ मिलता जुलता हुआ होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम एक तरीके से उसको मोल्ड करके, जो कवर लेटर में मैंने पहले ही बताया था कि उसमें भी थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी दिया हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप तीनों जिनका भी रेफरेंस दे रहे हैं उन तीनों से आप डिस्कस करेंगे कि हमने इस तरीके का प्रोजेक्ट दिया है। अगर वो प्रोजेक्ट में ये भी कुछ लिखते हैं प्रोजेक्ट के विषय में या आपके काम के विषय में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट को लेके पूरी लाइफ टाइम नहीं चलते हैं। वो मोस्टली होता है, जैसे काम का तरीका एक जैसा होता है परंतु उसमें सब्जेक्ट मैटर्स अलग अलग होते हैं। किसी का सोशल जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर काम करता है, जो कोविड चल रहा है उसके ऊपर काम करता है, दूसरी ओर उधर जो हिंसा चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर काम करता है। तो सबका एक मूड सेटअप होता है, उसके हिसाब से काम करता है। तो अगर वो जानकारी आपके टीचर्स को या आपके गैलरिस्ट को या आपके क्यूरेटर को ये चीज़ें मालूम होंगी तो वो आपको रेफरेंस लेटर में वो 2-4 लाइन मेंशन करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। तो वो चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ काम के ऊपर ही मेन बात होती है।
और काम के ऊपर जितनी बात होगी उस हिसाब से आपको ये फेलोशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोस्टली आप इधर उधर की बातें ना डाल के मेन काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा कि काम के साइज़ का भी मैटर रहता है। आप छोटे छोटे साइज़ से भी आप दूसरा बड़े काम को भी, जिस प्रकार पोलाक क्रास्नर पोलाक का जैक्सन पोलाक के जो भी काम आपने देखे होंगे लगभग बहुत बड़े साइज़ में हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लेफुली काम किया है। तो ये एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि प्लेफुली काम किया हुआ कामों को भी वो अहमियत देते हैं। दूसरा साइज़ भी मैटर करता है, क्योंकि मैंने जो दोनों बार जो मुझे मिला तो उसमें एक शुरुआत में मैंने जो काम का साइज़ दिया था वो आपने देखा ही होगा, उसमें इंस्टाग्राम पे डला है, जिसका साइज़ था 4 फीट बाई 12 फीट का पैनल्स थे, 8-10, तो 8 करीब पैनल थे। मैंने 2 काम और बड़े बड़े साइज़ के कैनवास का दिया था। और दूसरी बार जब भी मैंने ये मिक्स मीडिया लेटेक्स और सिलिकॉन वाले काम दिए तो उसमें भी लगभग वही साइज़ था, 4 बाई 5, 5 बाई 8 लंबे, वो भी पैनल्स लंबे ही थे। और दूसरा इंस्टॉलेशन भी था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैंग किया हुआ था, वो भी सिलिकॉन लेटेक्स से बना हुआ, कुछ थोड़ा डिफरेंट था। जैसे मैंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड दिखाया था जिसमें हाथ के मोल्ड थे, कास्टिंग किया हुआ था रबड़ से, जो यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, तो उसका टाइटल मैंने वर्ल्ड वॉर 2 दिया था। तो जैसे इस तरह की चीज़ें जो इंसान को पिंच करती हैं, मतलब चुभती हैं, वो उस तरह की चीज़ों को मैंने अपने काम के ज़रिए, अपने काम को जिस तरह से मैंने फोकस किया, मेरे काम का जिस तरीके का टॉपिक है, मैं उस तरीके को लेके मैं अपने और को कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में मैंने अपने प्रोजेक्ट में लिखा, अपने कवर लेटर में लिखा, अपने काम के जो आर्टिस्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा। तो इस चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा। तो आप लोग जब भी इस तरह की चीज़ें के लिए अप्लाई करें तो अपने काम का पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, ताकि आपको ये सब फेलोशिप या स्कॉलरशिप भरने में कोई परेशानी ना हो। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि अपने काम के इर्द गिर्द ही आपका प्रोजेक्ट, आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट, आपका कवर लेटर, आपका रेफरेंस लेटर, ये सारी चीज़ें आपके काम के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो इसमें फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं वो दूसरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा वही बोलते हैं, आप जितना दूसरे लोगों को दिखाएंगे आप उसको आपके योग्यता के अनुसार आपको उतना मिलेगा। तो आप अपने काम में मन लगाइए, दूसरों को बांटिए। जो भी, सिर्फ ये वीडियो नहीं, जो भी चीज़ें आपके ओपन कॉल से रिलेटेड, आर्टिस्ट रेसिडेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास आती हैं, आपको वो लोगों से शेयर करना चाहिए। और यही चीज़ें एक दूसरे को बॉन्डिंग बनाती है। मैंने लगभग 96 लोगों को इस पोलाक क्रास्नर फाउंडेशन का ग्रांट का मैंने अप्लाई करवाया था, जो फ़ोन के साथ कन्वर्सेशन करके उन लोगों ने अप्लाई किया। तो मुझे सेकंड चांस मिलने का वही एक रीज़न था कि उसमें एक कॉलम दिया होता है कि किसके रेफरेंस से आपको पता चला। तो वो 95 फॉर्म जब गए तो जिसमें मेरा नाम डाला हुआ था, उस वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जिन दोस्तों को एक बार मिल चुका है वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग ख़ास ध्यान रखें कि इस तरह की चीज़ों में आप दूसरों से जितना आपके इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आप शेयर करेंगे, दूसरों को भरवाएंगे, वो लोग भी उस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से जितने लोग अभी जिनको जो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं उन लोग उसमें ज़रूर ये करें और दूसरे लोगों की हेल्प करें जिनका काम बहुत अच्छा है, या फिर जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद आगे होकर आपसे पूछे। तो आप बिल्कुल अपना समय दीजिए, ज़्यादा नहीं लगता, 10 मिनट उनको फ़ोन पे कन्वर्सेशन करके बताना होता है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एक बंच के साथ, एक ग्रुप के साथ हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिस्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट की बहुत ज़रूरत है इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको? थैंक यू सो मच।